नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर आपका है 5। और अब इससे पहले 4 वीडियो जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आप देखिएगा, वहाँ पर जो है आपको इस पूरी प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी ये जो टॉपिक नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ में आईबीपीएस के अंदर जो है बैंकिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं वो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 5 बिल्कुल फोकस के साथ में पढ़िएगा। बेसिक से लेकर अपन जितने भी सारा इसमें है, कॉमर्शियल बैंक और सोशल कंट्रोल, नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ आपको सेपरेट जो वीडियो है केसीसी के ऊपर, सेपरेट अलग से आपको एक वीडियो में बना के दे दूंगा, ताकि आपको जो केसीसी के बारे में सारा डिटेल वहाँ पर मिले। चलिए सबसे पहले जो है शुरुआत से देखेंगे कि क्या बैंकिंग है, किस तरह से क्या बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहला हमारा बात आता है कैपिटल पे। कैपिटल जो है यानी कि आपकी जो पूंजी जो है, ये पूंजी चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे किसी भी अन्य तरह का बिजनेस हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसान के पास में अगर धन है तो वो किसी भी टेक्निकल जो सोर्स है या उसका जो इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट है, अब उसको परचेज कर सकता है। अगर नहीं है तो वो नहीं खरीद पाएगा, नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जो ओन्ड कैपिटल होता है, आपका जो निजी पूंजी होता है, वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है हर किसान के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बाहर से उसको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब जो है कि अगर बात करें 1935 से, अगर पहले की बात करें 1935 से अगर पहले की बात करें, तो जो था कि जो किसान जो है उसके लिए जो अगर ऋण का जो स्रोत था, एकमात्र जो स्रोत था, वो कौन थे, जो साहूकार जो थे, साहूकार और जो महाजन थे, वो इसके लिए इनकम का सोर्स हुआ करते थे। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, ये जो लोग हैं, ये लोग अधिक ब्याज दर क्या लग करते थे, अधिक ब्याज वसूल करते थे। क्या करते थे, अधिक ब्याज दर पे ऋण प्रदान करते थे। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होता था कि इनके जो ऋण जो है, वापस ऋण चुकाने की जो था तरीका, यानी कि पुनः प्राप्ति का जो तरीका था, वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं था, सही तरीके से। यानी कि अगर किसान ने एक बार इनसे ऋण ले लिया तो किसान जो है कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तक भी जो है वो पूरी इनको बेच दे तो भी वो इनके ब्याज से मुक्त नहीं हो सकता था। बहुत ही अनैतिक एक तरह से प्रथा थी पुनर्भुगतान करने की। ठीक है, तो किसान क्या होता था कि किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता था। किसान के ऊपर क्या होता, अधिक ब्याज दर होने से क्या होता था, किसान के ऊपर अधिक कर्ज हो चुका जाता था। इस वजह से क्या है कि किसान जो है उस कर्ज को नहीं चुका पाता था, किसान कर्ज में डूब जाता था। इसलिए क्या था कि 1934 के अंदर जो है वो आरबीआई एक्ट बना था। कौन सा बना, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आया। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट के पारित होने के साथ साथ ही क्या हो गया, आरबीआई एक्ट जो पारित हुआ, इसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक एक्ट जो था, ठीक है, ये भी पारित हुआ। ठीक है, क्या हुआ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक्ट जो है 1934 के अंदर जो है ये एक्ट पारित हुआ। 1934 के अंदर क्या है, ये एक्ट पारित हुआ। इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक और एक्ट आया था जिसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक एक्ट। ध्यान रखिएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, ये जो 2 एक्ट थे ये उस वक्त आए। कौन सा फर्स्ट आपका आ गया था, इसको बोलते हैं केंद्रीय सहकारी केंद्रीय या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अधिनियम जो एक था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक्ट
और ये था आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट जो बैंक है यानी कि भूमि विकास बैंक अधिनियम जो है ये पारित हुए। अब ये जो दोनों का जो काम था, इन दोनों का जो काम था, इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम था कि एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है इसको बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ावा देना, किसानों को एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाना, जिससे क्या है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो किसान हैं, ठीक है, उनको जो ऋण, जो साहूकार महाजन का जो एक घेराव था, जो चुंगल था जिसके अंदर किसान फंस जाता था, उसको बचाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इससे क्या हो गया कि जो कृषि के अंदर जो है ऋण, उसको सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इससे क्या हो गया कि एक ऐसी एजेंसी सामने आ गई, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है कि ऋण जो है वो क्या हो, इनके माध्यम से क्या हो गया, ऋण जो है वो आसान किस्तों में, ऋण जो है वो कम ब्याज पे, कम ब्याज दर पे उपलब्ध हो जाता था, तथा इसको जो चुकाने की जो थी कंडीशन, ठीक है, आसान किस्तों में वो उसको रीपे कर सकता था। इसमें कर सकता था, आसान किस्तों में भुगतान जो है कर पाता था किसान। तो किसान के लिए क्या हो गया कि जो साहूकार और महाजन का जो चुंगल था उससे बाहर निकलने का यहाँ पर मौका किससे मिला, किस एजेंसी के माध्यम से मिला, इन दो जो थे अधिनियम, इन अधिनियम जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के टाइम पे स्टार्ट हुआ, लैंड डेवलपमेंट बैंक एक्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव जो बैंक है, इनके माध्यम से जो है एक एजेंसी का अस्तित्व है जो कि कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण प्रदान कर रहा था और आसान किस्तों में पुनर्भुगतान जो है ये सुविधा प्रदान कर रहा था। ठीक है, क्या है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास जो बैंक था, ज़्यादातर कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करते थे। ठीक है, ज़्यादातर किसके लिए ऋण प्रदान करते थे, कृषि एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए ऋण प्रदान करते थे। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, जो आरबीआई जो है, आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के रूप में एक नीति बनाई कर क्या किया कि बैंकों के माध्यम से कृषि को ऋण उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइन तैयार की, एक इन्होंने पॉलिसीज तैयार की और बैंकों के माध्यम से जो है किसानों को कृषि में जो है ऋण प्रदान कराने का इन्होंने बीड़ा उठाया। ठीक है, वैसे तो क्या था कि अगर बात करें 1930 की, तो 1930 में जो सहकारी जो बैंक थे, सहकारी बैंकों ने क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण देना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में इसके लिए प्रॉपर जो थे रूल रेगुलेशन, जो पॉलिसीज थी वो बनाई गई। ठीक है, इससे पहले क्या थी, प्रॉपर पॉलिसीज जो रूल रेगुलेशन थे वो नहीं थे। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण प्रदान करना जो था वो 1930 जो है के दशक में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण प्रोवाइड करवाया जा रहा था जो सहकारी जो बैंक थे उनके माध्यम से। लेकिन क्या था, उस वक्त तक जो प्रॉपर पॉलिसीज थे, जो रूल रेगुलेशन थे वो नहीं थे। इसके बाद में क्या हो गया कि बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान कराने के लिए इन्होंने, बैंकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया एक तरह से, कि पर्टिकुलर पहले क्या थी, बैंक जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या थे, ऋण प्रदान नहीं करते थे। लेकिन इसके स्वतंत्रता के बाद जब पॉलिसी इस तरह का बन गई, उसके बाद में बैंकों ने जो है बहुत एक तरह से सपोर्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो चलिए अपन उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बैंक के बारे में देख लेते हैं कि बैंक क्या है। ठीक है, तो आप फोकस करिए, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या है, बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बैंक एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अपन डेली बैंक जाते हैं, अपने आसपास अपने गांव में कहीं ना कहीं आपने बैंक में आपका हो सकता है एक वीक में जाना हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बैंक के बारे में जानना आप लोगों को जरूरी है। बैंक क्या है, सिंपल से जैसे बैंक आपके सामने आता है तो बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। क्या है, एक वित्तीय, क्या है, एक वित्तीय संस्था है। बैंक क्या है,
एक फाइनेंशियल या वित्तीय संस्था है जो कि क्या कर रहा है, लोगों से कम ब्याज दर पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट जो है क्या है, डिपॉजिट जो है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कम ब्याज दर पे डिपॉजिट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और अधिक ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करवाता है, या फिर इसको बोलते हैं क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। बात समझना कि बैंक जो है वो क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक वित्तीय संस्था है जो कि जो लोग हैं इनसे कम ब्याज दर पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी कि जमा स्वीकार करता है, और अधिक ब्याज दर पे जनता को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। अधिक ब्याज दर पे ऋण प्रदान करता है, यानी कि एक तरह से ये देखिए कि जो ये जमा करता है, डिपॉजिट करता है, और जो क्रेडिट लोन प्रोवाइड करवाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, यही क्या होता है, बैंक का बेनिफिट, यानी बैंक बेनिफिट जो है, बैंक जो सर्विस देता है उसका बेनिफिट होता है, और इसी के आधार पर बैंक कार्य करता है। इसी बेनिफिट के आधार पे क्या होता है, बैंक सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है बैंक बेनिफिट कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंक बेनिफिट कहलाता है। सिंपल सी बात क्या है कि बैंक एक वित्तीय संस्था है जो कि कम ब्याज दर पर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और अधिक ब्याज दर पर लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है यही बैंक सर्विस बेनिफिट कहलाता है, और इसी के ऊपर जो है बैंक जो है उनकी कार्यप्रणाली सुचारू रूप से काम करती है। ठीक है, यही बैंक का बेनिफिट होता है। अब बात करें बैंक का डेफिनेशन जो है क्या होना चाहिए, तो बैंक को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बैंक क्या है, एक संस्था है जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को मुद्रा के रूप में ऋण प्रदान करती है। किनको, जिनको आवश्यकता होती है, एवं जिन व्यक्तियों के पास में अनावश्यक मुद्रा होती है उसको जमा करती है। सिंपल सा। अगर इसका परिभाषा की अगर बात करते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सिंपल सा क्या है कि बैंक क्या है, एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को मुद्रा ऋण प्रदान करती है जिनको आवश्यकता होती है, एवं जिन व्यक्तियों के पास में अनावश्यक मुद्रा होती है उनकी मुद्रा को जमा करने का काम करती है। ये सिंपल सा आप बैंक को डिफाइन कर सकते हैं। बात समझने में आ रही है आपको? बिल्कुल सिंपल सी बात। बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्था है जो कि क्या करती है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को मुद्रा ऋण प्रदान करने का काम करती है जिनको आवश्यकता होती है, एवं उन व्यक्तियों के पास में जिनके पास में अनावश्यक मुद्रा होती है उनको जमा करने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि बैंक के जो कार्य हैं, जो बैंक के जो फंक्शंस हैं, ये कौन कौन से बैंक के फंक्शन होते हैं। बिल्कुल पूरा फोकस रखिएगा। बैंक के अगर फंक्शंस की बात करें तो बैंक के फंक्शन क्या क्या है, बैंक के जो कार्य हैं इनके बारे में देख लेते हैं। बैंक के कार्य, अब बैंक के जो कार्य हैं सिंपल सा अगर मोटे तौर पे कहें तो दो बात है। बैंक क्या करता है, एक तो क्या करता है, डिपॉजिट जो है, बैंक क्या करता है, डिपॉजिट का काम करता है। क्या काम करता है, डिपॉजिट का काम करता है। और दूसरा जो है लोन प्रोवाइड करवाने का, या फिर बोलते हैं इसको क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। डिपॉजिट एंड क्रेडिट। अब आप देखिए कि ये मुद्रा को जमा करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ में क्या कर रहा है, ऋण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये अदर्स जो सर्विस जो है
सर्विस जो है उनको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अदर सर्विस में अपन बात करेंगे कौन कौन सी सर्विस है। जैसे बैंक क्या है कि चेक या बिल का भुगतान करने का काम करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, या फिर जो है विदेशी जो फॉरेन जो एक्सचेंज होता है उसके लिए ये मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो बैंक का जो कार्य है, बैंक का कार्य पहला क्या काम हो गया कि ये मुद्रा को जो जमा करना जो है इसका पहला काम है। क्या करना? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना इसका पहला काम है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। यानी कि जो बैंक क्या है कि लोगों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करता है। बैंक क्या करता है? बैंक जो है ये बैंक क्या कर रहा है, ये जो बैंक है ये बैंक क्या कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, लोगों का जो पैसा है इस पैसे को जमा करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है काम? बैंक इनके पैसे को जमा करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब जो है ये जो जमा करता है बैंक मुद्रा को, ये क्या करता है, अलग अलग तरह की इसमें जमा विभिन्न जो खाते हैं ये सुविधा प्रदान करता है। जमा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ये खाते प्रदान करता है, जिसके अंदर बात करें सबसे पहला आपका जैसे करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रोवाइड करवाता है? ये करंट अकाउंट प्रोवाइड करवाता है। यानी कि इसको अपन बोलते हैं चालू खाता, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? चालू खाता भी इसको बोला जाता है। अब जो चालू खाता है, जो करंट अकाउंट है, इस प्रकार के खाते की क्या विशेषता है? करंट अकाउंट की क्या विशेषता होता है कि इस तरह की विशेष इसके अंदर इसकी जो मेन विशेषता ये है कि इस प्रकार का जो खाता होता है इसमें कभी भी किसी भी समय जो है रकम जो है वो जमा करवाई जा सकती है और वापस निकलाई जा सकती है। करंट अकाउंट में क्या है, किसी भी समय जो है रकम जो है वो क्या की जा सकती है, जमा करवाई जा सकती है, जमा करवा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी रकम जमा करवा सकते हैं और कभी भी इसको निकलवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बड़े जो व्यापारी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए जो है उनको पता नहीं दिन में कितने लोगों का जो है चेक से भुगतान करना होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उनका जो अकाउंट रहता है वो क्या रहता है, करंट अकाउंट होता है, क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा होता है और जो निकलना जो होता है, जो क्रेडिट करना होता है वो भी उनको बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिनका चेक से भुगतान होता है ऐसे व्यापारी क्या करते हैं, उनका करंट अकाउंट ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें वो है कितनी बार आप जो है जमा करवा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। एक आता है आपका सेविंग अकाउंट, जो बचत होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका जो दूसरा इसके अंदर फैसिलिटी जमा कराने में आता है, बचत खाता जो होता है। अब इस तरह का जो अकाउंट होता है, इस तरह का अकाउंट में क्या होता है कि दिन में कई बार आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन धन निकालने की जो सुविधा होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो सेविंग अकाउंट होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो है आप जमा करवा सकें, ठीक है, लेकिन अपने को पैसे को सेव करने के लिए आप कम से कम बार जो है यहाँ से पैसा निकालें। यानी कि अगर जो है आप अधिक बार पैसा निकालते हैं तो उस पर जो है बैंक आपसे अतिरिक्त चार्ज लगाता है, ठीक है। इस तरह के जो अकाउंट होते हैं एक्चुअली में जो मिडल मैन, जो सामान्य इनकम वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ये क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, ठीक है। एक आपके जो बैंक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो स्थायी जमा जो खाता होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट जो अकाउंट है, इस प्रकार के अकाउंट क्या होते हैं, निश्चित अवधि के लिए क्या किया जाता है, जो पैसा होता है जो जमा होती है उसको लंबे समय के लिए क्या कर दिया जाता है, उस अमाउंट को जमा करा दिया जाता है। जमा कराते समय क्या होती है, एक रसीद प्रदान की जाती है। जमा कराते समय क्या होती है, एक रसीद प्रदान की जाती है, जिस पे क्या होता है कि आपके द्वारा जो जमा किया हुआ जो अमाउंट है, जो धन है, ठीक है, उस धन की डेट लिखी होती है, उसकी अवधि लिखी होती है, कितने समय के लिए इसको जमा कराया गया है। जब ये जो जमा रकम है इसकी अवधि समाप्त हो जाती है, ठीक है, तभी आप जो है इसको निकाल सकते हैं। इससे अगर आपको जो अगर बैंक
से अगर आपको पैसे निकलवाने की ज़रूरत है तो क्या है कि बैंक क्या है कि आपकी जो रसीद है, ठीक है, उस पर ऋण प्रदान करने का काम भी कर देता है। ठीक है, तो ये मुद्रा को जमा करने का जो कार्य है ये बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बैंक जो है ये ऋण प्रदान करने का काम करता है। ऋण प्रदान करने का काम करता है। बैंक क्या करता है? ऋण प्रदान करना इसका दूसरा कार्य है। अब ऋण जो प्रदान करना है ये एक तरह से मान के चलिए कि बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि मुद्रा जब जमा होगी और जब ऋण प्रदान किया जाएगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बैंक जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको अलग अलग लोगों को अलग अलग बिजनेस के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बैंक क्या करती है उनको उनके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है बैंक क्या करता है उनको ऋण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, अब ऋण जो प्रदान करता है वो क्या करता है, ब्याज सहित ब्याज लगता है ऋण के ऊपर। क्या लगता है? ब्याज लगता है। यानी कि जब ये पैसा वापस देंगे तो ये ब्याज के साथ में वापस बैंक में इनको जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बैंक जो बेनिफिट जो निकल के आता है वो निकल के आता है ब्याज की वजह से। ठीक है, यानी कि जैसे आपने बैंक से पैसा लिया है, मान के चलिए अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिया है तो बैंक उस पर क्या है कि इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बैंक का एक तरह से बेनिफिट होता है, जिसको वो अपनी जो है फंक्शनिंग के लिए उसका यूज़ करता है और इसी के दम पे जो है बैंक जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो नगद लोन हो गया, जो नगद ऋण होता है, इसके अलावा अग्रिम ऋण बोलते हैं, एडवांस लोन होता है। ठीक है, ठीक है, कंजप्शन जो ऋण प्रोडक्ट लोन है वो इसका टाइप जो है वो होते हैं। आपको पता होना चाहिए कंजप्शन जो ऋण होते हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कंजप्शन ऋण क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि उपभोग ऋण क्या होते हैं। ठीक है, कंजप्शन ऋण यानी कि कंजप्शन जो ऋण है, कंजप्शन लोन एक्चुअली में क्या होता है, जैसे अपने को जैसे मोटर बाइक कार हो गया या फिर अगर हाउस जो बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए इस तरह का जब लोन लिया जाता है तो उसका क्या होता है वो कंजप्शन लोन के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं जैसे एडवांस जो होता है, ये कई बार आपके डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। अग्रिम ऋण जो होता है, एडवांस जो लोन होता है, तो इस प्रकार में क्या होता है कि एक इस प्रकार के ऋण में क्या निश्चित अवधि होती है, यानी कि ऋण को एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, तो इसे ऋण को क्या होता है एडवांस ऋण कहा जाता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक जब चाहे तब उस ऋण को क्या कर सकता है, वो वसूल कर सकता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं जैसे नगद ऋण की अगर बात करें तो नगद ऋण में क्या होता है कि अनेक ग्राहकों को अनेकों कार्य करने के लिए क्या कुछ शर्तों पे ऋण प्रदान किए जाते हैं तथा ग्राहकों के बीच ऋण होने के बाद में क्या होता है, ऋण की जो राशि है ग्राहक के खाते में जमा करा दी जाती है, जिससे वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसको निकला सकता है, उसको खर्च कर सकता है। इस प्रकार का जो ऋण होता है वो क्या होता है, नगद ऋण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बैंक के जो कार्य हैं, तो बैंक के कार्य जैसे बैंक जो है चेक या बिल फैसिलिटी प्रोवाइड, चेक या बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। बिल भुगतान जो है भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बैंक जो है चेक या बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा बात करें तो बैंक जो है वो आपकी जो संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि बैंक जो है वो आपको लॉकर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है, लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, जिससे क्या है कि जो ग्राहक जो हैं वो अपने कीमती जो चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि कागजात हो गए, गहने हो गए, इस तरह की, तो क्या है कि लॉकर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है एक चाबी बैंक के पास में होती है, एक ग्राहक के पास में होती है। ठीक है, परंतु जब दोनों चाबियां हो तभी लॉकर खोला जा सकता है, नहीं तो लॉकर नहीं खुल सकता। ठीक है, तो वो एक तरह से सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा बैंक जो है वो क्या कर रहा है, बैंक जो है आपको विदेशी विनिमय जो है, जो विदेशी
विनिमय की सुविधा भी प्रदान करता है, विदेशी विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि बैंकों के द्वारा विदेशी विनिमय या मुद्रा भी उपलब्ध करवाई सुविधा प्रदान करता है। तो कुछ इस तरह के बैंक के जो फंक्शनरीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि बैंक जो है वो उसके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि बैंक की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि बैंक का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से बैंक को जो है उन्होंने डेवलप किया है, किस तरह से उनका विकास हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम जो बैंक हिस्ट्री है, बैंक की जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को क्या करेंगे अपन तीन स्टेज में बांट देंगे, 3 स्टेप में इसको बांट देंगे। अगर पहले फेज़ की अगर बात करें, अगर फेज़ की बात करें तो फर्स्ट फेज़ जो है हम रखेंगे 1947 से पहले, यानी कि बात कर लेते हैं स्वतंत्रता जो है इससे स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले जो इसकी पहली स्टेज है, तो इस समय क्या है कि लगभग स्वतंत्रता से पहले क्या थे, लगभग भारत में मान के चलिए कि लगभग जो थे 600 से अधिक बैंक थे। कितने बैंक थे? लगभग 600 से अधिक बैंक थे उस वक्त। ठीक है, अगर बात करें कि भारत का जो पहला बैंक स्थापित किया गया था, भारत में जो पहला बैंक स्थापित किया गया था, ये बैंक कब स्थापित किया गया था? भारत में जो फर्स्ट बैंक स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था, फर्स्ट बैंक जो था वो स्थापित किया गया था 1770 में। भारत में पहला बैंक स्थापित किया गया, भारत में पहला बैंक स्थापित किया गया, बैंक स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 1770 में भारत में पहला बैंक स्थापित किया गया। ठीक है, और ये जो बैंक था, ये बैंक क्या था, इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया। कब किया गया था? ये 1770 में इस बैंक को स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ में भारत में जो बैंकिंग जो प्रणाली है इसकी शुरुआत हुई। अगर मैं पहले फेज़ की अगर बात करूं तो इसमें क्या एक था कि 3 शीर्ष बैंकों का विलय हुआ था, उनका वो 3 शीर्ष बैंक जो थे वो मर्ज हुए थे। अब वो जो 3 शीर्ष बैंक थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये, कि जो बैंक ऑफ बंगाल, इसके साथ साथ 2 अलग बैंक थे। दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसके अलावा बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये जो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों के बनने से क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों के बनने से क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको बाद में क्या नाम दे दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको बाद में क्या नाम दिया गया? इंपीरियल जो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसको बाद में जो है इसको नाम दे दिया SBI, यानी कि SBI जो है, ठीक है, ने अपने अधिकार में ले लिया था किसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। कब लिया था? 1955 के अंदर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो इस समय जो है कुछ अन्य बैंक जो थे, इलाहाबाद बैंक हो गया, इलाहाबाद जो बैंक था, इलाहाबाद जो बैंक था, ये जो बैंक था ये कब बना था? इलाहाबाद जो बैंक था ये बैंक बना था 1865 के अंदर जो है इलाहाबाद बैंक बना। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब नेशनल जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक जो है ये उस समय बना था जब
स्वतंत्रता से पहले ये बना था। 1894 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की। अगर बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये बना था 1900, बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 के अंदर बना था, ध्यान रखिएगा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अगर इसकी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये 1908 के अंदर बना था, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ अगर इंडिया की अगर बात करें तो ये 1911 के अंदर स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्रता से पहले जो है बहुत अच्छा दौर रहा, ठीक है। 3 बैंकों का मर्ज हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसको बाद में एसबीआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है।